वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी। उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012, and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Archana ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, उत्तराखंड। 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट, गढ़ी कैंट, देहरादून। मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है, जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है, जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा अपनी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। शिवपाल यादव ने एक संकेत दिया
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। लोहिया चाहते थे। तो क्या संकेत और संदेश साफ है शिवपाल यादव का कि वो बीजेपी के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं या खड़े हो चुके हैं, या फिर बीजेपी ने हरी झंडी दे दी है? क्योंकि याद करिए अपर्णा यादव जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जो बीजेपी का चेहरा बन गई, बीजेपी के साथ खड़ी हो गई, अपर्णा यादव, यादव कुंबे का, मुलायम कुंबे का वो एक चेहरा था। तब अपर्णा यादव जब बीजेपी ज्वाइन करने वाली थी, तब उस वक्त गाय गंगा ये तमाम बातें बोला करती थी। और उसके बाद हुआ क्या? और आज शिवपाल यादव बीजेपी नेताओं के दिए हुए बयानों को जैसे दोहरा रहे हैं। तो क्या यह संकेत साफ है? क्योंकि अपर्णा जब बीजेपी के अंगना में गई, तब उस वक्त यही बातें, यही सुर सुनाई दे रहे थे। अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। शिवपाल यादव तक यह कहानी सीमित नहीं है, क्योंकि आजम खान भी वही संकेत दे रहे हैं जो संकेत शिवपाल यादव दे रहे हैं। लेकिन यहां शिवपाल पर दांव बीजेपी क्यों खेलेगी, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। शिवपाल यादव भले ही कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो आंदोलन करेंगे, लेकिन शिवपाल पर दांव बीजेपी क्यों खेलती है और क्यों खेलेगी, और मुंह दिखाई में क्या देगी? बीजेपी शिवपाल को मुंह दिखाई में क्या देगी, यह भी एक सवाल बन जाता है। वो भी तब जब मुलायम और अखिलेश ये साफ कर चुके हों, ये संकेत दे चुके हों, ये संदेश दे चुके हो कि भैया मान मनोबल नहीं चलेगा, अब कोई मान मनोबल नहीं होगा, किसी को मनाने के लिए फोन की घंटी नहीं खटखटाई जाएगी, सबके लिए द्वार खुले हैं। तो क्या संकेत और संदेश ये साफ है? और वो भी तब जब अखिलेश ये कहते हो कि भैया ये तो बहुत बढ़िया, बीजेपी हमें परिवारवाद से मुक्त कर रही है, बीजेपी परिवारवाद से मुक्त कर रही है, ये सबसे बढ़िया है, इसलिए चाचा भले ही जाए बीजेपी के द्वार, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जाना है तो जाए। लेकिन शिवपाल किस कंडीशन पर बीजेपी में जाएंगे? वो ऐसी कौन सा कंडीशन होगा, वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके आधार पर वो जाएंगे? वो तब जब बेटे का भविष्य भी तय करना हो, अपनों के लिए भी जगह बनानी हो। क्योंकि याद होगा आपको कि 100 शहरों की लिस्ट सौंपी थी अखिलेश यादव को शिवपाल यादव ने कि इनको टिकट दे दो या इनमें से किसी को भी टिकट दे दो, और मिली कितनों को? एक को, वो भी शिवपाल यादव। अब ऐसे में जो उनके सिपासालार हैं उनको भी एडजस्ट करना है बीजेपी में। तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या यह स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है? अपर्णा यादव के बाद शिवपाल यादव बीजेपी में जाने वाले, और आजम खान अगर जाते हैं तो क्या स्थिति हो? क्या सपा उस हालात में होगी कि ये दो बड़े झटकों को वो सहन कर ले? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चाचा शिवपाल ने किस तरह से अपने संकेत दिए, ये बयान आपको सुनाते हैं। और एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है, आज ही की तस्वीर है, लेटेस्ट तस्वीर है। सिर्फ मसला शिवपाल तक सीमित नहीं है, आजम तक सीमित नहीं है, मसला कहीं और भी सीमित है, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा शिवपाल यादव का वो बयान सुनिए जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि संकेत दे दिए, द्वार खोलो, मैं आ रहा हूं। वेलकम, सुनिए जरा। अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी, रास्ते में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर
समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, क्योंकि मसला वाकई में सियासी नजरिए से बहुत दिलचस्प हो जाता है कि चाचा क्या वाकई में बीजेपी के हो चले हैं और क्या बीजेपी उनका वेलकम करने के लिए बेताब है, लेकिन किस कंडीशन पर। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इनकी बेबाक राय देखते सुनते आए हैं। हमारे साथ दीपचंद जुड़ेंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं। साथ ही संजीव चौधरी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साथ ही पठान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि लोहिया विचार मंच से जुड़े हुए हैं। लोहिया विचार मंच से आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज दो समाजवादियों को क्यों बुलाया है, अभी आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही मेरे साथ एके मिश्रा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बेबाक धाकड़ राय के लिए जाने जाते हैं। बेरोक टोक एके मिश्रा। तो मैं सबसे पहले एके मिश्रा आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि अभी सपा पिक्चर से गायब दिखाई दे रही है मुझे। पिक्चर से गायब क्यों है, अब वो भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन एके मिश्रा जरा मुझे ये समझाइए, और मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि ये कह रहे कॉमन सिविल कोड, लोहिया याद आ गए शिवपाल यादव जी को, कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की बात की थी उन्होंने 1966 में। ये सुनकर आप कुछ चौंके, जैसे मैं थोड़ा बहुत चौंका था। क्या संकेत दे रहे हैं चाचा शिवपाल? देखिए, संकेत बहुत साफ है। अभी तक जब तक ये लोग थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव के साथ जब तक ये थे, तब भी लोहियावाद के सिद्धांत पे उनकी पार्टी चलती थी। तब ये सारे चीज जो है लोहियावाद के सिद्धांत में ये सब पॉइंट नहीं थे। तब उस वक्त ये था कि जमीन कब्जा करो, जो लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे थे और ये मान जी मिश्रा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दूं, ये जो लोहियावाद है ना, उसके लोहे में जंग लग गई है। आगे पिक्चर में आ गए, सपा वाले आगे पिक्चर में। साल का हाँ जी, सपा वाले पिक्चर में आ गए। आवाज आ रही है? हाँ, पिक्चर में नहीं थे ना, वो पिक्चर में आ गए सपा वाले। हाँ जी मिश्रा जी, अपनी बात पूरी करें। जो ये लोहियावाद है उसके लोहे में जंग लग गई है। अब ये बचे खुचे लोग हैं, जो दो चार लोग किसी तरीके से बार बार उस जंग को साफ करके चमकाने लगे हैं। उस आइडियोलॉजी की कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस या चर्चा नहीं होती है, या ये बोलिए कि वो मेन अवलंबन नहीं है, वो मेन खंभा नहीं है, मेन पिलर नहीं है। उससे बड़े बड़े आइडियोलॉजी इस देश में पड़े हुए हैं और जनता उसको कबूल कर रही है, उसको मान रही है। लाखों साल पुरानी जो आइडियोलॉजी पड़ी हुई है कि शासन कैसा हो, प्रशासन कैसा हो, जनता के हक क्या है, वो लाखों साल नहीं। मिश्रा जी मुझे ये बताओ कि दल तो मिल गए, लेकिन ये दिल क्यों नहीं मिल पाए चाचा भतीजे के? क्या वजह रही, क्यों नहीं मिल पाए दिल? ऐसी नौबत क्यों आ रही? के दिल दिल इसलिए नहीं मिलता है सर, क्योंकि देखिए राजनीति में जब बंटवारा होता है ना, यहाँ घर में बंटवारा होता है तो दिल नहीं मिल पाते हैं, दिलों में दरार पड़ जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी विरासत की राजनीति। यहाँ एक कमरे, दो कमरे, एक बीघे की जमीन का बंटवारा होता है तो दिल में दरार पड़ जाती है। और पूरा राजनीतिक विरासत का जब जहां पे बंटवारा हो रहा हो कि यूपी में सीएम कौन बनेगा, नो डाउट शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को जो है अपने गोद में खिलाया। उन्होंने तब भी सेक्रीफाइस किया कि भाई एज ए सीएम की तरह एक्सेप्ट किया। लेकिन हमेशा ही अगर कोई ये सोचे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, तो उसमें दूध भी फटेगा और दिल भी फटेगा। तो दिल कहां से मिलेंगे? कहीं कोई दिल, वन साइडेड दिल नहीं मिलता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। जब तक मुलायम सिंह यादव थे तब तक दिल मिला हुआ था दोनों लोगों का। अखिलेश यादव के टाइम पे जनरेशन गैप है, आइडियोलॉजिकल गैप है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसका, उनका बेटा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं।
तो दिल मिलने की तो बात आप छोड़ दीजिए, कई बार कोशिशें भी की दिल मिलाने की, एक मंच पे आके कई घोषणाएं भी हुई, लेकिन वो भी ये हुआ, वो जो फेविकोल का ऐड आता है ना कि सब कुछ जोड़ देता है एक्सेप्ट ब्रोकन हार्ट, तो ब्रोकन हार्ट कभी जुड़ते नहीं है सर। तो ये नहीं होगा, ये केवल एक सपना है। और दूसरा जो आपने अपने प्रसंग में बोला कि भाई ये क्यों ऐसा याद कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, उसमें भी देखिए शिवपाल यादव जी कभी एक स्ट्रेटेजिक राजनेता नहीं रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट नहीं रहे हैं, मेहनत उन्होंने की है और इनोवेटिव पॉलिटिशियन भी नहीं रहे हैं। उनको ये पता चल गया है कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, इससे बेहतर है कि जो चलता हुआ क्रूज है ना, क्रूज बोट नहीं, नॉर्मल बोट नहीं, बीजेपी का जो क्रूज है उस क्रूज में ही सवार होकर के अच्छा, उस क्रूज में मजे ले लिए जाए। हाँ, क्रूज में चले जाए हैं, बिल्कुल सही कहा आप वो दौर भी नहीं रहा कि 18 मंत्रालय पास रहे। लेकिन मुझे एक बात अश्वनी शाही जी, देखिए गेंद तो अब आपके पाले में है, गेंद आपके पाले में है, आप सिर्फ इतना बताइए कि मुंह दिखाई में क्या देंगे शिवपाल जी को, कुछ तो देना पड़ेगा ना मुंह दिखाई में, तो वो मुंह दिखाई क्या होगी अश्वनी शाही जी? तिलक जी देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसको कहा जाता है यहाँ पर जो है। लेकिन अभी जब तक कोई चीज मूल रूप न ले तब तक कुछ भी कहना अभी बहुत अतिशयोक्ति होगी और बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी कोई यह तय नहीं हुआ है कि वो कहाँ जा रहे हैं कि मुंह दिखाई दे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अगर उनकी इच्छा होगी, मैं कह रहा हूँ संभावनाओं का खेल है, हो सकता है हमारे यहाँ आ जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनको लेने में हमारा जो है कहीं न कहीं कोई लाभ है, या शिवपाल जी को लगता है कि यहाँ जाने में हमारा मोहब्बत में कितना पावर करें शाही जी, आप ये तो बताइए जी। आप इतने देखिए, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं आप, अब संकेतों की भाषा, संदेशों की भाषा हमको तो समझ में आती है, भले ही आप ये कहें कि हम तो भैया अनजान हैं, मैं सब जान रहा हूं अश्वनी शाही जी, आप बहुत काबिल हैं, आप सब समझ रहे हैं। ये अपर्णा यादव, AK मिश्रा जी कैसे गाय गंगा गाय गंगा गाय गंगा गाय गंगा, हमने तब भी कह दिया था कि भैया बीजेपी पक्का, आज कह रहे हैं शिवपाल जी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड 1966 में लोहिया जी ने कहा, अब बताइए आज याद दिला रहे हैं। तो सर सीधा बताइए ना, आप लोग 36 बार दौड़ाते हैं, 36 बार। मैं बीजेपी के इस मामले में भाई फैन भी हूं, और ये बात ठोक बजा के पहले चेक कर लो कि भैया हाँ मामला ओके है कि नहीं। 36 बार दौड़ाएंगे और फिर बाद में 2 रुपए की पर्ची कटवा देंगे। शाही जी, तिलक जी आप देखिए, आप तो ऐसे जगह बैठे हैं कि आप लोगों के सूत्र हम लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं, तो सारी चीजें लगभग पहले आपके पास आ जाती हैं। सही है। लेकिन ये सूत्र मेरे आप ही के घर से आते हैं, आप जैसों के साथ मेरी मोहब्बत है तो मुझे सूत्र से पता चल जाता है, मैं सूत्र लगा देता हूं। अब इसीलिए वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग सूत्रों का नाम नहीं बताते हैं, तो कम से कम ये सम्मान है। तो जहां जिसको सम्मान मिलेगा वो वहां पर अपना घर ठिकाना ढूंढेगा। जब समाजवादी पार्टी में सम्मान ही नहीं है, तब माननीय नेताजी जैसे व्यक्ति का सम्मान हरे मंच पर नहीं किया गया, उनसे माइक छीना गया, क्या क्या हुआ 2019 में। सब नहीं, यही सम्मान आजम खान के लिए दिखा दो ना आप, यही सम्मान उनका भी तो सम्मान नहीं हो रहा, ये बोल दो आजम खान का भी स्वागत है। मैं आ रहा हूं, अपने विषय पर आ रहा हूं तिलक जी। वो सम्मान चाचा जब हत्थे पर आए तो ये लोग सम्मान कहीं नहीं दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, कांग्रेस से भी कुछ नेता आए, जितिन प्रसाद जी आए, उस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया था वो तो कूड़ेदान में थे, वो कूड़ा थे। तो अगर उनको कूड़ा समझ रहे थे, हमने उनको सम्मानित किया, आज मंत्री बनाया। असम के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी जी ने क्या किया, कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, उनको नहीं पूछा, उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूं शिवपाल जी को मुंह दिखाई में क्या देने वाले, मैं ये पूछ रहा हूं। अब आपकी मोहब्बत में सब कुछ तो भंग कर दिया, सारे प्रकोष्ठ भंग कर दिए, अब और क्या करवाएंगे आप उनसे? आपने कहा कि 101 माला जपो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो 101 माला जपने लग गए कि भैया सुबह से शाम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप क्या करवाना चाह रहे हैं ये तो बताइए, इतनी वेटिंग क्यों करवा रहे हैं आप? बात खत्म करिए, बड़े नेता है, सम्मान खत्म, फाइनल तो फाइनल, क्यों इतना वेट करवा रहे हैं? अब किसी का भारतीय जनता पार्टी अगर किसी का सम्मान कर रही है तो इसमें सम्मान खत्म कहां? सम्मान
अभी तो मैं तो कह रहा हूं, अभी कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, कोई आधिकारिक चीज नहीं है ना। शिवपाल जी की तरफ से ये भी नहीं आया कि हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर वो बोल रहे हैं अभी दिखा दूं तो ये उनका अधिकार है। अभी एक ट्रेलर दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक ट्रेलर दिखाऊंगा शाही जी। मैं जानता हूं आप बताएंगे नहीं कि भैया मामला डील पक्की है, डन है, लेकिन तभी बताएंगे जब सब कुछ फोटो खिंचवाने के लिए सारे नेता इकट्ठे आ जाते हैं। देखो भैया आ गए हमारे साथ, और फिर एक नैरेटिव की राजनीति। खैर चौधरी साहब देख रहे हैं आप, शाही जी मुझे कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात पक्की है। अपर्णा जी के साथ जैसा हुआ वैसा ही शिवपाल जी कर रहे हैं। अब बताइए चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग सम्मान देते चाचा को, तो चाचा दर दर क्यों भटकते? आपने सम्मान ही नहीं दिया चाचा को। चौधरी साहब देखिए चावला जी, सबसे पहले तो मैं हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जो इनके विधायक भाग करके कूद करके दूसरी पार्टियों में गए थे तो क्या इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी में से कितने लोग टूट के चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों में गए, तो क्या आप लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया था? इसका भी जवाब कहीं ना कहीं बनता है आपको देना। और रहा सवाल किसी के आने से किसी के जाने से, अब आप कह रहे हैं कि अगर कोई समाजवादी पार्टी में है तो वो गुंडा है, और आपके यहाँ चला जाएगा तो वो गंगा जी नहा के और गंगा में स्नान करके और बढ़िया तरीके से अपना उसकी पूजा पाठ करके आपके यहाँ अच्छा बन जाता है। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर आप लोग क्या पूजा पाठ कराते हैं, थोड़ा हमें भी समझा दीजिए, दो चार लोगों को हम भी करा देंगे। ये नहीं पता लगता कि आप कौन सी पूजा कराते हैं कि जो वहां गुंडा होता है और आपके यहाँ आते ही वो सीधा हो जाता है। तो इसको चौधरी साहब बता देना, चौधरी जवाब दे देना। चौधरी साहब भाई साहब बात की, चौधरी साहब विकास की बात करिए। चौधरी साहब इतना समझिए, चौधरी साहब देखिए कोरोना काल, चौधरी साहब अब कोरोना काल एक सेकंड रुक जाइए ना, अभी बता रहा हूँ। आप भटकाइए ना पब्लिक को। चौधरी साहब बहुमत से आपकी सरकार बनी है, चौधरी साहब बताइए चौधरी साहब को नौकरी कब दोगे? आप बताइए, जिनकी कोरोना काल में उम्र निकल गई उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए किसानों के लिए क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? यही दिक्कत है चौधरी साहब, यही दिक्कत है चौधरी साहब। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया संकेत क्यों नहीं समझते हो। अब मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। देखिए शायद अब ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब मुझे प्रैक्टिकल समझाओ, तो मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ। मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड, शिवपाल जी ने कहा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉमन सिविल कोड जो है ये सफाई में तो बनेगा नहीं, है ना जसवंत नगर में बनेगा, ना लखनऊ में बनेगा और ना इटावा में बनेगा। अब अश्वनी शाही जी ने कहा कि 1001 माला जपनी है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब वो शिवपाल जी कर रहे हैं। अब जब मुलायम सिंह यादव जी ये कह रहे हैं, सुन लो मेरी बात, मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता तो नहीं है चौधरी साहब। जब मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि भैया कोई जाता है जाए, हम फोन की घंटी नहीं खटखटाएंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात हुई, परिवारवाद कम कर रहे हैं हमारे यहां। ये मैं तो नहीं कह रहा ना चौधरी साहब, ये आप ही के नेता बोल रहे हैं ना। अब मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता तो काट दो उनकी बात, काट दो। नहीं तो हमने काटी कहां है? हमने कब कहा भाई वो तो इसमें बीजेपी को तोहमत क्यों दे रहे हो आप? मैंने कहा दिल क्यों नहीं मिले आपके, दल मिल गए। तो देखिए हमने एक मिनट चावला जी एक मिनट, हमने पहले भी कहा नेता बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता, एक दल बड़ा होता है। तो दल से बड़ा कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई भी है। जो आता है स्वागत है, उदाहरण नहीं आता है उदाहरण दे दूंगा। अभी उदाहरण तो बाद में दूं, अभी उदाहरण तो बाद में दूं जी। दल से बड़ा भी नेता होता है। यही बात मुलायम सिंह यादव ने समझाई, यही बात लोहिया ने समझाई, और यही बात 1971 में इंदिरा गांधी ने समझाई। देखिए समझे? तो इसलिए अब मुझसे रहता है, दल बड़ा होता है, दल में काम करने वाले सभी लोग। अब यही तो भारतीय जनता पार्टी, इनके विधायक टूट के आए। आपको चाचा चाहिए कि नहीं? मुद्दे पे आइए। चाचा नाराज, आजम खान नाराज, चाचा नाराज, आजम खान नाराज। अब ये बताइए कि मनाएंगे कि नहीं? फोन तो नहीं बजेगा, मुलायम जी ने साफ कर दिया। अब बताओ। ये कोई संजीव चौधरी तय नहीं करेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको मनाना है, किसको उठाना है, किसको लाना है, किसको लेना है।
वो तो राष्ट्रीय अश्वनी शाही जवाब दीजिए, फिर उसके बाद लेना होगा वही सभी कार्यकर्ताओं को लेना होगा। हाँ, यही तो बात है। आप पहली बात ये तो क्वेश्चन उनसे कीजिए। अब इस हालत में मेरा क्वेश्चन समझो, मुलायम सिंह यादव अगर सड़क पर उतर कर कहे कि रामलाल को बुला लाओ, आज ये स्थिति समझो, मुलायम सिंह यादव को समझो, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सिर्फ ठंडे एसी में बैठ के ट्वीट कर दोगे और चिड़िया उड़ाओगे, फिर कहोगे तिलक चावला तुम दिखाते नहीं हो समाजवादी पार्टी को। समझे मेरी बात? सीखो मुलायम सिंह यादव से, कुछ सीखो आप। एक मिनट अश्वनी शाही, मुझे ना फिर मैं आ रहा हूँ, जनता पार्टी के फिर मैं पठान साहब के पास आ रहा हूँ। अश्वनी शाही, आखिरकार जो तुम्हारे दल में नहीं रहते लोग वो कैसे गुंडे हो गए? अच्छा, तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं, वो कौन सी गंगा जी में नहा के लाते हो? आप बता दीजिए जरा, इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। भैया उनके द्वार पर जा रहे हैं लोग, आपके द्वार पर आएगा। ओके अश्वनी शाही प्लीज रिएक्शन, फिर उसके बाद पठान जी आपके पास। आप क्या अभी जो है कौन सी पूजा पाठ कराते हैं? हाँ, आपको बिना करवा दे, अभी बैठे रुक जाओ, आप सुन लो। अश्वनी शाही इनको भी पाठ करवाओ, इनको भी पाठ पूजा करवा दो आज। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, इसमें दो एक बातें, दल अब बड़ा होता है, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई थी और कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह साहब जो है दोनों लोग मिले थे। उस समय आजम खान साहब का एक नाराजगी भरा बयान आया था, बड़ा हिम्मत का बयान था, और वो साथ छोड़ गए थे, आपकी सीटें घट गई थी, आप याद करिएगा। चीजें, दल जो बनता है वो नेताओं से बनता है। ये लोग आपके संस्थापक सदस्य हैं। मुलायम सिंह यादव जी आगे मुखौटा थे, एक नाम था, मेहनत करते थे, लेकिन संगठन करने वाले शिवपाल सिंह यादव ही थे, जो संगठन खड़ा किया उन्होंने, जो मेहनत की। आज आप इस तरीके की बात उस आदमी के लिए कर रहे हैं। आप क्यों? मैं चिंतित नहीं हो रहा हूं, मैं एक हिंदुस्तान, देखिए ना, एक विपक्ष के बारे में, देखिए लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है। ये हमारा सवाल है, हमारा जवाब है, इसे हम तय करेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष के बारे में सोचना भी एक बेहतर होता है। होना तो बताइए, आप रोजगार कब दोगे? अरे लोहिया जी को नेहरू जी ने सदन में रखा कि नहीं रखा? विपक्ष के बारे में सोचा उन्होंने? क्या करोगे आप बताइए। अब भटक गए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मुद्दे से मत भटकिए। अरे भैया, हम परेशान कहाँ हैं? परेशान तो आप लग रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं। आप परेशान तो हमें, आप परेशान लग रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कारण आपके राजनीति पर चिंता जाहिर करने के लिए आज जो है तिलक जी ने हम लोगों को बुलाया है, तो हम लोग उस चिंता को जाहिर करें तो आप भड़क रहे हैं। आप भड़क रहे हैं भाई, आप बताइए, आप भड़क क्यों रहे हैं भाई? आप देखिए, धीरज रखिए। आप मुझे बताइए ना। मैं परेशान नहीं, आप धीरज रखिए, धीरज रखिए। देखिए, धीरज मत खोइए। आप बताइए रसोई के गैस के, पेट्रोल के। अरे आप कहाँ रसोई के गैस? आज का मुद्दा रसोई के गैस नहीं है। चौधरी साहब मैं समझ गया। ये सभी बोल रहे दाएं बाएं भाग रहे हो, ये दाएं बाएं भाग रहे हैं, दाएं बाएं। एक सेकंड, पठान साहब आ रहे मिश्रा जी आपके पास। पठान साहब हो गया, चौधरी साहब हो गया, दाएं बाएं भाग रहे हो, दाएं बाएं भाग रहे हो। सवाल कुछ पूछ रहा हूं, दाएं फिर बाएं, दाएं फिर बाएं। अभी रुको, देखो एक और आपके साथी को मैंने जोड़ा है, ये लोहिया विचार मंच से है पठान साहब। पठान साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज को सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आजम खान की आवाज है। आजम बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। चौधरी साहब देखा, मैंने इनकी आवाज महसूस करते ही समझ लिया कि ये आजम खान की आवाज से मिलती जुलती आवाज है, ये मिलती जुलती आवाज है। लेकिन मुझे एक बात बताइए पठान साहब, जो कुछ हो रहा है समाजवादी पार्टी में, चाचा अपने रास्ते जा रहे हैं, आजम खान के कंठ कहे जाने वाले उनके करीबी जो बातें बोल रहे हैं सार्वजनिक तौर पर मंच पे, क्या आप भी मानते हैं कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ? मैं अपनी बात कहने से पहले A.K. मिश्रा साहब ने अपनी गुफ्तगू में लोहिया जी को लेकर एक बात कही थी। सबसे पहले तो मैं इस टीवी की डिबेट में उनके उस
कथन के उस हिस्से की निंदा करता हूं। लोहिया जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे और एक बहुत बड़ा समुदाय लोहिया जी के आदर्शों पर चलता है और उनके आदर्शों का अनुसरण करता है। और मैं उनके जवाब मिश्रा जी के पास में आ रहा हूं। मिश्रा जी के एक बात लोहिया जी के सब मानते हैं, लेकिन लोहिया जी के आदर्शों पर हम चलते हैं, ये मत बोलिए सर। इसका उदाहरण आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा मिश्रा जी के आने से पहले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको जी प्लीज कंटिन्यू। आपने देखा होगा कि 1992 में जिस वक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, यानी जो उसकी तासीस का दिन है, उसकी स्थापना का दिन है, उसकी स्थापना के दिन में मुलायम सिंह यादव जी के साथ में मोहम्मद आजम खान साहब, कुंवर रेवती रमन सिंह साहब, कपिल देव सिंह साहब, माता प्रसाद पांडे सिंह साहब, रशीद मसूद साहब, शफीकुर रहमान बर्क साहब जैसे इत्यादि नाम ऐसे लिए जा सकते हैं कि जो अपने अपने समाज में, अपने अपने वर्ग में बहुत बड़ा यानी जनमानस में अपनी पकड़ रखने वाले नेता थे। आज के हालात पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अपनी बात कहने के बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी बनाई, उससे पहले 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, जब जनता दल की सरकार बनी थी तो मुलायम सिंह यादव जी की झोली में जब आजम खान साहब ने बाबरी मस्जिद की पूरी तहरीक को, पूरे आंदोलन को, जो बाबरी मस्जिद की तहरीक मुसलमानों के एक एक घर और एक एक घर के एक एक इंसान तक पहुंची हुई थी, जब जनता दल का नेता चुनने का नंबर आया तो अजीत सिंह साहब काफी भारी थे। लेकिन आजम खान साहब ने जब बाबरी मस्जिद की पूरी तहरीक की ताकत अपनी शक्ल में मुलायम सिंह यादव जी के पलड़े में बैठकर रखी तो मुलायम सिंह यादव जी बहुत भारी हो गए और उनको उत्तर प्रदेश का वजीर आला बनाया गया। अब लोग कुछ ही कह लें, मैं भी ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आजम खान के साथ, फिर मैं के मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, आजम खान के साथ सही हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हो रहा है समाजवादी पार्टी जो कर रही है? मैं वही कहना चाह रहा हूं चावला साहब, एक लम्हे भर की मुझे मौका दें, मोहलत दें। जब आजम खान साहब ने बाबरी मस्जिद की तहरीक के जरिए अपना वजन मुलायम सिंह यादव जी के पलड़े में रखा, वो भारी हुए तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला पहली बार बने। और ये भी कहना पड़ेगा, हम समाजवादी लोग कहते नहीं हैं, इस झूठ को भी छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नई जनरेशन को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें पीछे से समर्थन दिया था 89 में, और केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब। सर मुद्दे पे आइए ना, मैं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत लिमिटेड है, प्लीज मुद्दे पे आइए सर। क्या आजम खान के साथ, मेरे सवाल को, आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी में? आजम खान साहब के रहा है या नहीं हो रहा है, इसका तो वक्तव्य जब वो आएंगे तब देंगे, लेकिन आभार नहीं, जो उनके कंठ है, जो उनके करीबी है। सर देखिए, मैं तो उनको मानता हूं कादर खान से ज्यादा जबरदस्त डायलॉग बोलते हैं आजम खान, है ना, और जो उनके करीबी है, जो उनके कंठ से निकल रहा है, जो उनके कंठ कहे जाने वाले हैं, वो खुलेआम खुले मंच पर ये कह रहे हैं कि आजम खान के साथ गलत हुआ। आप ये कह रहे हैं, वो बोलेंगे आके? मैं भी 26 साल से उनके साथ हूं और मैंने 6 दिसंबर 2020 को सबसे पहली बार ये कहा था कि मोहतरम अखिलेश यादव जी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की जनता और बिलखुसूस मुसलमान ये सुनना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का आजम खान के प्रति क्या रुख है। मेरे बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासतौर पे समाजवादी कुनबे में बेचैनी पैदा कर दी। 6 दिसंबर 2020 को मेरे बयान के बाद में 11 दिसंबर 2020 को अखिलेश यादव जी ने पहली बार आकर ये कहा। आपको क्या लगता है आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी ने सही किया या गलत किया? जो रुख अखिलेश यादव का है आजम खान को लेकर, क्या वो सही है या गलत है? वजीर आला साहब का बयान कि अखिलेश यादव जी आजम खान को बाहर नहीं आने देते, तो अखिलेश यादव जी सिर्फ उस बयान के विपक्ष में यानी विरोध में आकर ये कहें कि वजीर आला साहब गलत कह रहे हैं, हम मान लेंगे कि अखिलेश यादव जी। तो आपको लगता है वजीर आला सही कह रहे हैं? वजीर आला सही बोल रहे थे कि खुद मुलायम नहीं चाहते?
मैं ये नहीं कह रहा कि वजीर आला साहब सही कह रहे हैं, लेकिन वजीर आला साहब ने जो बात कही बहुत बड़ा, मैं समझ गया आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, हार्डकोर ओके। एके मिश्रा अपनी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद शाहिदी और ओके का जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। ओके, एके मिश्रा जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि लोहियावादी हम। जनाब चावला जी, आज मुझे पहली बार तहे दिल से एहसास हो रहा है कि आपके इस प्रोग्राम में जो हमारे खुसूसी मेहमान आए हैं पठान जी, ये भारत का मतलब चैनल है कि पाकिस्तान का चैनल है? खैर मकदम है पठान जी का। मैं बोलना चाहूंगा पठान जी को, पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं। जरा तवज्जो दीजिए हुजूर, तवज्जो दीजिए, तकल्लुफ के साथ मैं अपनी बात। मोहन भागवत साहब ने कहा कि मैं अखंड हिंदुस्तान चाहता हूं। मिश्रा जी, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। मोहन भागवत साहब ने कहा कि मैं अखंड भारत चाहता हूं। मैं मोहन भागवत साहब के बयान का इस मंच से समर्थन करता हूं। अफगानिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पठान साहब कहा मोहन भागवत, आज लगता है नहीं, आप लोग सवाल कुछ और पूछ रहे हो, जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आजम खान पे, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान। सर मैं सवाल कर रहा हूं आजम खान पर, आपके अपने करीबी पर, जिन्हें आप तहे दिल से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। मैं उनसे उनका सवाल कर रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, मोहन भागवत। पाकिस्तान तो मिश्रा जी ने कहा, मैंने मोहन भागवत जी जो कि बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं। प्लीज जल्दी से एके मिश्रा साहब, फिर मैं शाहिद जी आपके पास आ रहा हूं। जनाब मिश्रा जी को मेरी कौन सी बात ऐसी लगी कि मैंने पाकिस्तान मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बातों को भी तवज्जो दिया जाए जनाब, प्लीज। दरख्वास्त है आपकी। एके मिश्रा जल्दी से। मैं मानता हूं कि जो हमारे मित्र हैं जनाब पठान साहब, हो सकता है मैं लाइल्मी है मेरे अंदर था, उसके लिए आप माफी मांगे हैं अभी। सर खता कलामी मत करिए, आपसे गुजारिश है, खता कलामी मत करिए जनाब पठान साहब, आपसे गुजारिश है, आप इल्मदार हैं, इल्म वाले हैं, कता कलामी मत करिए। तो जनाब चावला जी, मैं ये फरमा रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं पठान साहब, वो काफी इल्म वाले हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है और तहे दिल से महसूस होता है। अच्छा, ये बात कर रहे थे, डिबेट हो रही थी, उसमें जो है बाबरी मस्जिद की भी बात आ गई, कहां से आ गई। मेरा मकसद सिर्फ ये था, मैं सिर्फ ये आप लोगों को बोलना चाहता था कि जो ये लोहियावाद है, पठान साहब ने ऐसा बोला कि लोहियावाद में पता नहीं कौन सा एक मुगलवाद भी उन्होंने डाल दिया, क्या कर दिया। ये एक दौर था जब लोहियावाद का हिस्सा है। आप सर कता कलामी मत करिए जनाब, आपसे गुजारिश है, कता कलामी मत करिए, कता कलामी मत करिए। तो मैं ये बोल रहा था कि न जाने कितने आइडियोलॉजी इसमें डाल दिए। मैं मानता हूं लोहियावाद एक 10 साल, 15 साल, 20 साल का दौर था, वो एक पॉलिटिकल इनोवेशन था जो कि मुलायम सिंह यादव जी ने किया, उसका बेनिफिट भी लिया, 2 बार 3 बार उनको सत्ता हाथ में आई। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत भूमि पे, यहाँ पे एक से बढ़ के एक फिलोसफर पड़े हुए हैं, एक से बढ़ के एक वाद पड़े हुए हैं। वो एक आंधी आती है कुछ समय के लिए, कुछ धूल उड़ता है तो लगता है भाई आंधी आ गई, इसी मिश्रा जी सीधे मुद्दे पे आइए ना। ये आजम खान और शिवपाल यादव का दूर होना अखिलेश यादव से क्या संकेत है? सीधा मुद्दे पे आइए ना, छोड़िए उस बात को। पठान साहब मुझे पॉलिटिकल घुमा रहे हैं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति थोड़ी ना, सीधा मुद्दे पे आइए ना। स्वार्थ की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। आजम खान का अपना स्वार्थ है, अखिलेश यादव का अपना स्वार्थ है, शिवपाल यादव का अपना स्वार्थ है, पॉलिटिकल स्वार्थ है। वो पॉलिटिकल स्वार्थ तीनों लोग एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ये सीधा एक लाइन का जवाब है, पॉलिटिकल स्वार्थ की बात है। भाई एक माद में 2 शेर तो रहेंगे नहीं। अखिलेश यादव भी अपने आप को शेर बता रहे हैं, शिवपाल यादव भी जो है शेर हैं, आजम खान भी शेर है, वो तो बब्बर शेर अपने आप को बताते हैं। मैं उनको शेर नहीं बोलूंगा, बबर शेर बोलूंगा, नहीं तो हमारे मेहमान खुसूसी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, पठान साहब नाराज हो जाएंगे। वो बबर शेर थे, अब मेहमान खुशूसी है वो। ओके शाहिद मुझे कैसे रहे ना शाहिद और चौधरी साहब फिर मेरे साथ जो हैं, दीपचंद जी भी जुड़ गए कांग्रेस से। लेकिन मुझे एक बात बताइए शाहिद साहब, आप क्या करवाना चाहते हैं शिवपाल जी से? अब क्या करें? वो आप कह रहे हैं कि नहीं भैया नहीं, अभी 2 रुपए की पर्ची कटवाने के लिए भी आप इंतजार करवा रहे हैं। अब सीधा बताइए, क्या राम मंदिर का ऐसे पढ़वाएंगे क्या इसके बाद कि भैया आप पहले आपने ये बोल दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब राम मंदिर पर भी ऐसे सुनाओ? देखिए, जो राम की शरण में आया उसका कल्याण हो गया। हाँ। तो
राम की शरण में जो आया कल्याण हो गया। तो अगर कोई आना चाहता है राम की शरण में तो हम कौन होते हैं रोकने तो राम कौन है? राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, मुझे लगा कि आप अपनी सियासी रामायण में किसी को कैरेक्टर बना के लाए। नहीं, मैंने अब सियासी रामायण तो अलग हो गई, लेकिन आपने रामचंद्र जी की बात कहा, मैंने उसी पर कहा। लेकिन एक बात और मैं जरूर कहूंगा चावला साहब, ठीक है आजम खान साहब के ऊपर चर्चा हुई, शिवपाल जी पर चर्चा हुई, लेकिन साथ में इनके शफीकुर रहमान वर्क, अभी जो खान साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने इसको जो है बदबू आती है मुसलमानों के कपड़ों से। हाँ, तो अब शुद्ध रूप से एक चीज आ रही है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को। इस लाइन पर ये जितने लोग, रायनी जी हो गए अपना सुल्तानपुर से, उनके साथ काफी लोग जिसने अब खुल के अपनी जो है मुखालफत करनी शुरू कर दी है, सब लोग इनका विरोध करना शुरू कर दिए। तो आज ये क्या हो गया, ये देखने वाली बात है कि ये जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में अध्यक्ष पद था, तो कुछ दूसरे तरीके से बातें होती थी। आज किस मद और मोह में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, या मदांध हो गए हैं कि लोग उनसे विरत हो रहे हैं, चाहे वो कहीं जाए, राहें कहीं जुदा हो, लेकिन कारण तो यह है कि वो मदांध हो गए हैं। किस तरीके से उन्होंने चाहे 2019 का जो है वो वाकया याद है मुझे, जब उन्होंने माइक छीन लिया था मुलायम सिंह यादव जी के हाथ से, या फिर जो है वो चाचा को हाशिए पर करना, ये अपमान करेंगे आप सम्मान दिलाएंगे। मुझे एक पूरा शाही साहब, ये अपमान करेंगे आप सम्मान दिलाएंगे, है ना? चाचा जी को सम्मान दिलाएंगे, यही सम्मान आजम खान को भी दिलवा दीजिए। देखिए मेरा कौन सा काम है सम्मान दिलाना? मैंने कहा कि हमको वो अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 100 बार विचार करेगी। अच्छा, अभी भी विचार करोगे आप? समझेगी पार्टी तो उनको। अच्छा, अभी भी विचार करोगे आप? अभी भी विचार करोगे आप? बात चावला साहब मैं ये कहना चाहूंगा, एक सेकंड चौधरी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर दीप जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओके चौधरी साहब जल्दी जवाब दीजिए। शाही जी कह रहे हैं अभी विचार करेंगे, हम विचार करेंगे, समझ रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए चौधरी साहब, वरना कहेंगे कि आवाज दबा दी विपक्ष की। मैं शाही साहब की बात को कहना चाहता हूं। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, आ गई सपा की आवाज, जल्दी से। देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है अभी कि खेल क्या चल रहा है। वो तो बस चैनल पे आ गए और उन्हें बोल रहा है। अरे भैया 100 बार विचार करना तो मना क्यों नहीं कर देते हो आप? क्या परेशानी है? अभी 2 दिन पहले तो आप शिवपाल जी को आपकी पार्टी गलत बता दी थी, 2 दिन पहले। और अब वो वही तो मैं जानना चाह रहा था कि भैया वो कौन सी पूजा पाठ है, वो कौन सा यंत्र है आपके पास कि जो ठोक पीट के आप ठीक कर लेते हो और अच्छा हो जाता है? अरे वही तो यंत्र जानना चाह रहा था। आपको बता देंगे तो आप रखेंगे ना वो यंत्र दिखाएंगे। जब हम 75 सीट जीतेंगे एमपी की, तब वो यंत्र दिखाएंगे आपको। यंत्र तब दिखेगा, समाजवादी पार्टी का मुकम्मल सफाया जब हो जाएगा तब आपको दिखाई देगा। अभी भी तो आप सुनिए, आपने सीट का जिक्र कर दिया। चावला भाई 1 मिनट, बस 1 मिनट देना। आप जो ओवैसी लाए थे ना सौदा करके, जिस ओवैसी को Z+ की सुरक्षा दे दी, उस ओवैसी ने जो खेल बिगाड़ा यूपी में, वो सबको पता है। आप मुंह मत सुनवाइए मेरा, उसको खरीद के लाए थे आप। खेल नहीं बिगाड़ा, यादवों का वोट नहीं मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ। और Z+ की सुरक्षा दे दी, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाले को Z+ की सुरक्षा देते हो आप। आपके ऊपर खतरा होगा, आपको भी सुरक्षा देंगे। राजनीति को कहां ले जाना चाहते हो आप? भैया कहां ले जाना चाहते हो राजनीति? जो देश को खतरा होगा तो सरकार आपको भी सुरक्षा देगी। ओवैसी से दिक्कत है इनको। अच्छा ओवैसी ने हरा दिया आपको? ना ओवैसी ने हरा दिया, ओवैसी ने हरा दिया। अच्छा जब मायावती ने मुलायम जी को हराया होगा तो ओवैसी ने हराया होगा। ओके 1 मिनट, दीपचंद जी वोट नहीं दिया। आज नेता बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया आपको। केवल मुसलमानों ने वोट दिया, केवल मुसलमानों ने वोट दिया। सुनिए, ये कह रहा है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो खुद कह रहा है प्रवक्ता सभा के यहाँ बैठे हुए। 111 सीटों पर हमने पहुंचाया, 111 सीटों पर हमने पहुंचाया। तो फिर ओवैसी कैसे हरा दिया आपको? मुसलमान ने जनमत मंगने के रूप में
एक आप जन्म बिहार में जिंदगी देखेंगे और मौत में चौधरी साहब पढ़ना लिखना छोड़ दिया है क्या? समाजवादी पार्टी चौधरी साहब एक मिनट, दीपचंद जी, दीपचंद जी, समाजवादी एक मिनट, आया है। 90 सीटें ऐसी हैं, आंकड़े उठा लीजिए। एक मिनट, जहां ओवैसी कब तक ये मुसलमान अगर करते मुसलमान रहोगे? वोट एम बाई चौधरी साहब रुकिए एक सेकंड 27 एक सेकंड। वहां वो कह रहे छोड़े होकर कि भैया 83% हमें मुसलमानों ने वोट दिया। कितने? सुनो अब चौधरी साहब, मुझे लगता है पढ़ना लिखना छोड़ दिया आपने। आप ही के नेता कह रहे हैं 83% वोट दिया। कितना? 83% मुसलमानों ने हमें वोट दिया। फिर कह रहे हैं ये मुसलमानों ने वोट दिया। पठान साहब वही कह रहा हूं, पठान साहब सुन तो लीजिए एक सेकंड। और फिर ये कह रहे हैं डिबेट में बैठ के कि छाती पीटते हुए कि भैया ओवैसी ने हरा दिया हमें 90 सीटों का रिकॉर्ड। अरे भैया क्या मुसलमानों क्या क्यों आप ठेकेदार हो मुसलमानों के ठेकेदार, आप हो मुसलमानों के ठेकेदार। जहां हमने मुसलमानों के लिए नहीं कहा। हाँ, हमने ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन है? फिर ओवैसी कौन है? अपना यार बना लेते आप उसको। अगर बीजेपी ने अपना यार बना लिया तो आप भी बना लेते अपना यार। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए थे, खरीद गए। आप किसके बना लेते? खरीद के लाए थे। कैसी बातें करें चौधरी साहब? एक सेकंड, आपके नेता कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। आपके आजम खान की हैसियत थी। सुनिए एक बात, सुनिए चौधरी साहब, नहीं बहुत देर से वेट कर रहे प्लीज। चौधरी साहब इतना तो सम्मान रखिए आपके। एक सेकंड पठान साहब एक सेकंड, इतना तो सम्मान रखिए कि आपके आजम खान की आज भी उतनी हैसियत है कि मुसलमान उनके कहने पर वोट डालता है। इतना बेइज्जत तो मत करिएगा डिबेट में बैठ के कि इतना जो बेइज्जत तक करोगे आप कि ओवैसी ने हरा दिया हमें। मतलब अपनी गलती नहीं भैया, ओवैसी ने हरा दिया। आप इनसे पूछिए ना ओवैसी साहब, इनसे पूछो ओवैसी साहब, आप ओवैसी खड़े कर बताते हैं। ओके चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हैं? दीपचंद जी एक सेकंड देखिए, मसला नेता का है। आरोप पठान जी इसके बाद आपके पास मसला नेता का है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के घर की बात तो खैर अब दूर दूर तक जो था आप लोगों ने डंडा झंडा उठाया, वो बेचारे मुझे लगा कि परिश्रम की पराकाष्ठा, मिश्रा जी परिश्रम की पराकाष्ठा किसने की? अजय कुमार लल्लू जी ने। जी जनाब। हर 2 दिन के बाद एक मुकदमा, 2 दिन के बाद मेरी एवरेज निकालो तो 1 दिन के बाद एक मुकदमा अश्वनी शाहिदी ने ठोक दिया। और वो भी कह रहे राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और फिर उसके बाद हुआ क्या? सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष को बोला कि भैया तो इस्तीफा दे दो, तुमने हराया। मतलब जो पार्टी मुर्दावस्था में पहुंच गई उसको जगाने की कोशिश की जिस व्यक्ति ने, उसने कहा ऑक्सीजन ले लो, मुंह से ऑक्सीजन दी अपने, और उसको कहते हैं कि भैया तूने ही पार्टी को हराया, अब तू सबसे पहले इस्तीफा दे। वो नारे लगा रहा था प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बताओ ऐसे प्रदेश अध्यक्षों को कहा इन्होंने कि थैंक यू, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। खैर, लेकिन एक बात दीपचंद जी, ये सपा में शिवपाल यादव, आजम खान, आपको क्या लग रहा है क्या हालत होगी इनकी हालत भी आपकी तरह हो जाएगी? आदरणीय चावला साहब, राजनीति में कब ऊंट किस करोड़ बैठ जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जिस तरह आपने बोला कि कांग्रेस मनोवस्था में चली गई है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस आज भी जनमानस के मुद्दे उठा रही है, विपक्ष में सदन के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है, ये कहना आपको गलत होगा पहली बात। दूसरी बात ये जो गए हैं दीपचंद जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूं चावला साहब। उत्तर प्रदेश में देखो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कर्ताओं ने दम खम से अपना प्रचार प्रसार करा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के विवेक, जनता के फैसले में खड़े थे उनका नाम ही नहीं लिया अभी भी। और अगर उन्हीं के पीछे, अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व के पीछे ही थे तो प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांग लो, बोलो कि अजय कुमार लल्लू इतने जिम्मेदार है तो प्रियंका गांधी भी जिम्मेदार है, बोल सकते हो तो बोल दो। मैंने आपको चावला साहब, आप मेरी बात तो सुनोगे, मैंने आपको क्या कहा, आपने पहले टोक दिया कि लल्लू कुमार जी हैं या जो भी हमारे 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया था, सभी के प्रचारकों पे चेहरा लड़ा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जिस तरह प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा लिया गया है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बदलाव होना भी जरूरी है। ये मैं नहीं, सारे लोग चाहते हैं, मैं अकेले से कहने से नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये
जो बीजेपी में आ गया वो तो बीजेपी छोड़ गया तो वो कूड़ा हो गया। हाँ। जब तक आपके पास था तो वो हीरा था। आपने नहीं देखा 5 राज्यों में, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चले गए, धामी जी चले गए, उनके 12 स्टैंडिंग कमेटी के एमएलए चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़कर हरक सिंह रावत भी चले गए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज जो आप बता रहे हो एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए साहस संबल की जरूरत है। चावला साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं या जिस तरह की लड़ाई इस देश में छिड़ी हुई है, विचारधारा की लड़ाई है। आज आपने अभी जो बताया सिविल कोड की बात कर रहे हैं ये शिवपाल जी, सिविल कोड आपको चुनावी के टाइम में क्यों याद आता है? चुनाव तो खत्म हो गया है। चुनावी टाइम में आपको क्यों आता है? मेरा याद दिला रहा हूं, चुनाव याद खत्म हो गया। मैं बता दूं, खत्म हुए बहुत समय हो गया। बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। शिवपाल यादव प्रचार करने जाएंगे वहां। ये शिवपाल यादव प्रचार करने जाएंगे वहां गुजरात में। शिवपाल यादव तो अपने निजी व्यक्तित्व के जा रहे हैं, उनको राज्यसभा का पद मिल रहा है, क्यों नहीं जाएंगे वो? क्योंकि उनको उनके भतीजे की पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा था। अश्वनी शाही जी को पता नहीं, आप बता रहे हैं कि उनको राज्यसभा मिल रहा है। अश्वनी शाही जी को तो कुछ भी नहीं पता। उनको तो अभी तक जो उनको एक पेज दिया जाता है कि आपको इतना ही बोलना है, उतना ही बोलते हैं। तो आप कौन सा इतना ज्यादा बोल देते हैं? कहीं ना कहीं मैं आपको, आप कौन सा प्रियंका गांधी के खिलाफ बोल देंगे? आपको बोल देंगे, इस्तीफा मांग लेंगे प्रियंका गांधी। मैंने आपको नहीं बोला ना आपकी चावला साहब कि अगर कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत होगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी उसमें परिवर्तन। ये तो कांग्रेस पार्टी से ट्विटर पे चिड़िया उड़ाई है सर, ट्विटर पर चिड़िया उड़ाई है। ओके, इसे संघर्ष कहते हैं, तो संघर्ष मुबारक हो आपको। इसी को संघर्ष कहते हैं, ट्विटर पर चिड़िया उड़ाना। तो उड़ाओ चिड़िया भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो आप बताइए जनमानस के मुद्दे कौन लड़ रहा है? चावला साहब, सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। चौधरी साहब अदर पार्टी आपको तो मुझे बताइए। अगर चौधरी साहब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हुआ, प्रियंका गांधी कितनी बार आई? प्रियंका गांधी कितनी बार आई उत्तर प्रदेश? चावला जी अभी रुको, मिश्रा जी, कांग्रेस की हालत वही है। ये वैक्सीन लगवाना गलत है क्या? अरे मिश्रा साहब, जनमानस के मुद्दे उठाना गलत है क्या? आप मुझे बताइए, अगर चुनाव हार गए तो इसका मतलब ये कोई है कि हम जनमानस के मुद्दे नहीं उठाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? फिर क्या हलाल और झटके पे बात की जाए? आज का मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। तो आप क्या कहना चाहते हो मुझे बताइए आप। मैं ये बता रहा हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे ही हो गई है ना, जैसे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती। महत्व सरस्वती का भी है, लेकिन कांग्रेस अदृश्य रहते हुए सारे काम कर रही है, सारे मुद्दे उठा रही है और प्रदेश में जो है खूब विकास कर रही है, सारे सरकार के ऊपर नकेल पहुंचा के अदृश्य रहते हुए। न जमीन पे है, न कोई सीट जीत पाई, न कोई इनका कार्यालय है, न कोई कार्यकर्ता है। अरे क्यों मिश्रा साहब, चुनाव हारना ही क्या? चुनाव हारना ही क्या? अगर मतलब आप ये समझते हो कि पार्टी खत्म हो गई है तो ये आपकी गलत फहमी है। कांग्रेस पार्टी को तो मोदी जी और आडवाणी जी क्या चाहते हैं कि भारत मुक्त हो जाए कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी भारत मुक्त नहीं, भाजपा युक्त होती जा रही है। ये आप भूल चुके हो। आप अरे चुनाव जीतना अलग चीज है और चुनाव जीतना अलग चीज है, जनमानस के मुद्दा उठाना अलग चीज है। ए.के. मिश्रा साहब, आज भी सदन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है। कहाँ भूल चुके हो? हो गया पठान साहब और शाही जी, पठान साहब की भूमिका में रखते हैं। पठान साहब, आपको मुबारक हो, आप चुनाव हारते रहिए। चुनाव हारने के लिए आपको मुबारक। ओके नहीं, हो गया जीत हो गया। पठान साहब और अश्वनी शाही, पठान साहब और अश्वनी शाही रहेंगे। ओके पठान साहब, पठान साहब और अश्वनी शाही और हारने को बढ़िया मान रहे हैं तो मैं मुबारक आपको दे। ओके, एक सेकंड हो गया ना। ए.के. मिश्रा जी, वो था ना शेर कि भैया क्या था वो, धूल जो थी वो चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। तो करने दो भैया उनको आईना साफ। उनको अगर वैक्सीन नहीं लगानी, जबरदस्ती वैक्सीन लगाओगे क्या? वो कह रहे हैं भैया हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सही है, बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मिश्रा जी जबरदस्ती वैक्सीन लेकर घूम रहे हैं कि वैक्सीन लगवा। ये तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि कारवा क्यों लूटा, पश्चिम बंगाल में क्यों लूटा, नॉर्थ ईस्ट में क्यों लूटा, पठान साहब और अश्वनी शाही, पठान साहब में क्यों लूटा। पठान साहब, एक सवाल लेकर आ रहा हूं मैं, एक सवाल लेकर आ रहा हूं। पठान साहब एक बात, चलिए ठीक है, आप खुलकर कह रहे हैं कि मैं आजम खान की आवाज हूं, लेकिन फिर भी आजम खान के पक्ष में नहीं बोल रहे। चलिए, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल हटके आपसे। आप सोचिए कि आप घर खाली करने वाले, प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं, आप घर खाली करने वाले हैं और आपको अश्वनी शाही जी, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं,
या मिश्रा जी ले लीजिए, अश्वनी शाही मत लीजिए, कहीं और बात पहुंच जाएगी। मिश्रा जी ने कहा कि भैया हाँ ठीक है, मेरे घर आ जाओ सामान वामान लेकर और घर शिफ्ट कर लो। समझिएगा मेरी बात को, मेरे भाव को समझिएगा बस। और जैसे ही आप सामान लोड करवाया, सामान लोड करवाते ही मिश्रा जी ने कहा ना बाबा ना, अब मत आना, आप तो सड़क पर रह गए ना, अन्यथा मत लीजिएगा। अश्वनी शाही जी अब यह बताइए कि अगर दरवाजे खुलने में वक्त लग गया, दरवाजे खोलने में अश्वनी शाही और ए.के. मिश्रा ने वक्त लगा दिया, तो फिर तो तब तक तो सड़क पर आ गए। आपने तो कार्यकारिणी भंग कर दी, अपनी प्रकोष्ठ ही भंग कर दिए, चाहे 2-4 भी थे, कर दिए कि नहीं कर दिए? किसने? शिवपाल जी ने। अब आजम मंच की बात तो नहीं कर रहा। शिवपाल जी से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं, मैं आजम खान से। अच्छा, आजम खान के बारे में बोल दीजिए सर, जो उनके साथ हो रहा है, मैंने 3 बार पूछ लिया, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट दिया, आप कह रहे हैं मुसलमानों ने वोट दिया। बिल्कुल बुरा हो रहा है उनके साथ में। उन्होंने अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिया अपनी पार्टी के लिए, पार्टी को खुलकर उनके साथ देना चाहिए था। जेल में तो वो आज हैं, जेल जाने से 4 महीने पहले जब मुकदमे लगे थे, उस टाइम कौन सा पार्टी ने जन आंदोलन किया था, कौन से धरने दिए थे, कौन से प्रदर्शन? जवाब दीजिए चौधरी साहब, आप ही के नेता पूछ रहे हैं, अब है जवाब आपके पास? न्यायिक कार्य तो न्यायिक प्रक्रिया तो आज है। आज से पहले जब आजम खान ने अपने आप को हाजिर नहीं किया था, उससे पहले जितने मुकदमे लगे थे आजम खान साहब पे, मोहतरम अखिलेश यादव जी या पार्टी का कोई भी इंसान रामपुर कितनी बार आया? अगर अखिलेश यादव जी 2.5 साल 24 महीने जेल होते तो आजम खान साहब 48 बार अब तक अखिलेश जी से मिलने जेल जा चुके। बात तो सही कह रहे हैं, चौधरी साहब की बोलती बंद हुई। सुन रहे हो चौधरी साहब? ना बोलती तो बंद होगी। वो पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूं, वो आपके सामने कह रहे हैं। अगर यही हालात देखिए, वही बात बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव पे बीती होती तो फिर जरा सोच कर देखिए, आप लोग कोहराम कर देते। नहीं है, हम अखिलेश जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनसे नाराजगी ये है कि उनको जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा उसके लिए लेना चाहिए था कि जिसने समाजवादी पार्टी को बनाया, बचाया, संवारा, संजोया, और जब इनके परिवार के झगड़े हुए तब भी पुल की हैसियत से खड़े होकर उन झगड़ों को भी निपटवाया। आज आजम खान परेशानी में है तो पार्टी ने उनका जिस प्रकार से साथ देना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो साथ देते हुए दिख तो नहीं रहा। अब उनके साथ भी अन्याय हुआ। एक सेकंड अश्वनी शाही जी के पास जा रहा हूं मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब और अश्वनी शाही जी को साथ ले लीजिएगा। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। चौधरी साहब, एक तस्वीर आपकी इजाजत हो, आप थोड़ा और तकलीफ बढ़ाना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये तस्वीरें सामने आ जाती है तो मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए। अश्वनी शाही जी आज मुस्कुरा रहे हैं, हम अलग नहीं है, लेकिन हमारी नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है सर, मैं वही तो कह रहा हूं, ये नाराजगी कहां जाकर खत्म होगी? मैंने तो कहा आजम खान तो ऐसे डायलॉग मारते हैं, कादर खान भी फेल है उनके आगे, तो उन्हीं के बोले हुए डायलॉग आप सुनिए। हाँ, तो एक ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, गम लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। कुछ दिन हमारी तकलीफ के बाकी रह गए और अब बिगुल बजने ही वाला है, क्या बजेगा वो मैं नहीं जानता। चौधरी साहब समझ रहे हैं ना चौधरी साहब जी? या फिर ये मत बोलिएगा इसमें भी अश्वनी शाही जी का हाथ है, फिर ये मत बोल दीजिएगा। अब वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं, और फिर क्या होगा? अश्वनी शाही जी, ये अश्वनी शाही जी अब आपकी पार्टी को अश्वनी शाही को चलाएंगे नहीं। चावला जी, वो हो भी तो सकता है, बीजेपी के लिए बोल रहे हो, ये आप दोनों पहलुओं में देखिए ना। हाँ, अभी दिखाता हूँ सुनिए जरा वो तस्वीर दिखाओ जी। एक सेकंड दिखाता हूँ। और चावला जी, ये तस्वीर देखिए चौधरी साहब रुको प्रवक्ता लगा देना आपकी बात। हाँ आप रुको, डिबेट मत घुमाओ, आप रुको। चौधरी साहब ये तस्वीर देखो। नहीं है क्या वो भाजपा की? एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, ये तस्वीर देखिए आपने? चौधरी साहब जानते हैं ये कौन है? जानते हैं चौधरी साहब, या मैं परिचय दूं आपको इनका? राज्यसभा के सांसद आप ही के सुखराम सिंह यादव जी हैं। परिवार के साथ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे। परिवार चावला साहब, एक लाइन जोड़ देता हूं मैं, आप सवाल करिए, एक लाइन जोड़ के कहता हूं, ये उस शख्स के बेटे हैं चौधरी हरिमोहन सिंह जी के, जो सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, उनके बेटे। और उनके बेटे कहां हैं? इनके बेटे कहां हैं आजकल? वो मोहित जी
वो तो हमारे साथ हैं, पिछले साल ही ज्वाइन किया था उन्होंने। हाँ चौधरी साहब बोलिए, इसमें भी अश्वनी शाही जी का हाथ है। फोटो दिखाओ चौधरी साहब को। आज चौधरी साहब मैं क्या करूं, अब ये फोटो आप अब इनके घर से आ रही है, मैं क्या करूं? अब शाही जी ने मेरे को फोटो भेज दी, ये दिखा दो। पहले बोला ये आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ये देखिए आते जाते रहते हैं, जड़ आता जाता रहता है। इनके कितने विधायक जड़ के हमारे बारे में में कह रहे हैं ये। बड़ा जीत भी गए कई लोग। देखिए शेर हो रहा है, मैं तो शेर नहीं जानता हूँ, लेकिन एक लाइन है, किसी का कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यो कोई बेवफा नहीं होता। चौधरी साहब ध्यान दीजिए। आपके सांसद, मौजूदा सांसदों ने आपके खिलाफ बिगुल बजा रखा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप तो एकदम घबरा जा रहे हैं। आपके खिलाफ बिजुल बजा, क्यों नहीं पार्टी से बाहर किया आपने? ओके एके मिश्रा फाइनल कमेंट, मैं बताता हूँ क्या स्थिति है। ओके एके मिश्रा, देखो आप तस्वीरें देख के नाराज हो रहे हो चौधरी साहब। ओके ओके ओके, कभी तो बोलो चौधरी साहब, चौधरी साहब, आप सम्मान की बात करते हो। आप अपनी महिला सांसदों को अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाते हो महिलाओं को। अरे भाई आप सम्मान की बात करते हैं। चौधरी साहब हो गया, चौधरी साहब जो महिला ओके, चौधरी साहब नाम बताऊंगा आपको। हाँ चौधरी साहब नाम बताऊं? चौधरी साहब आज रात क्यों नाराज हो रहे चौधरी साहब? यहाँ नाराजगी को चौधरी साहब फोटो मत दिखाओ, एक सेकंड शाही जी एक सेकंड, मैं अपने सहयोगी को फोटो मत दिखाओ, वो नाराज हो रहे हैं चौधरी साहब, मत दिखाओ वो वाली फोटो, अभी मत दिखाओ। चौधरी साहब बोल दिया मैंने। हाँ चौधरी साहब हटा दी फोटो, जो अश्वनी शाही जी ने फोटो भेजी थी मैंने हटवा दी वो फोटो। अब नाराज मत हो प्लीज, हो गया बहुत हो गया। लेकिन एक बात हो गया ना चौधरी साहब, अभी बताता हूं, लोहियावादी हो सब आप, कभी उनके लक्ष्य कदम पर चल जाओ तो मैं मान जाऊं, सब लोहियावादी हैं। एक सेकंड पठान साहब, अब आपको क्या लगता है आजम खान का रुख क्या होने वाला है? फाइनल जल्दी से। आजम खान साहब कोई ऐसा फैसला लेंगे कि जो कि जनहित में होगा और खास तौर पे मुस्लिम समाज के हित में होगा। सर ये जनहित आप जानते हैं, जनहित क्या होता है ये सब जानते हैं। खैर बताइए ना, क्या ये कह रहे थे कि ओवैसी ने वोट काट दिया, आप कह रहे हैं कि ओवैसी ने कोई फैक्टर नहीं, आजम खान फैक्टर चलता है। वो कह रहे हैं वो चले गए शायद स्टूडियो से। हाँ, ओवैसी साहब ने हमारे कहां वोट काटे हैं? 83% हमने इनको वोट दिया और ओवैसी साहब को कहीं से 400 वोट मिले, कहीं से 700 वोट मिले, कहीं से 1100 वोट मिले। ओवैसी साहब ने कोई वोट नहीं काटा। हाँ, ओवैसी साहब ने वोट नहीं काटे। ओके ये ओवैसी साहब ने कोई वोट नहीं काटे। वो कहीं 500 वोट मिले उनको, कहीं 700 वोट मिले, कहीं 900 वोट मिले। मैं क्या करूं सर, आप ही के नेता बोल रहे थे अभी बैठ के, और कह रहे थे मैं सपा का बहुत बड़ा नेता हूं। मौलवी अली को टिकट नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों ने देवबंद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। शादाब फातिमा का टिकट काट दिया, मुसलमानों ने एक मिश्रा फाइनल कमेंट, फिर मैं लोहियावादी पर आऊंगा, जो ये सारे बैठकर बोल रहे थे हम लोहियावादी। ओके एक मिश्रा फाइनल कमेंट आपका। जनाब चावला जी, थोड़ा तवज्जो की गुजारिश है आप सभी सहाफी दानिशमंद लोगों से। सवाल यहाँ पे एक बार बार ये आ रहा है कि शिवपाल यादव जी के साथ क्या हुआ और हमारे पठान साहब जो बैठे हैं इनके लीडर आजम खान साहब के साथ हुआ। तो 2 लाइनों की शेर है, मैं बोल दूं एक 2 लाइन में कि पता चल जाएगा क्या हुआ। तुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। सारे सवालों का जवाब आपको अजय देवगन नहीं जनाब, जनाब हम ये अपने आप में कथा कलामी के लिए माफी। ये आपके सारे सवालों का जवाब है। आप किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाइए, आप किसी के ऊपर इल्जाम ना थोपिए। हो सकता है आप मुझसे मुतमईन ना हो, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि आप मुझसे मुतमईन ना हो, लेकिन ये जवाब यही है कि आप अंदर झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए। जरा सुन लें चावला साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के पतन की वजह क्या होगी? जो जनमानस के नेता हैं वो तो सब इनसे दूर होते जा रहे हैं। हमने अपना सब कुछ इनको दे दिया, अपनी गर्दन देना ही बाकी रह गई है समाजवादी पार्टी के लिए। हमने एक रेफरेंडम की तरह, जैसे जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुनना हो, तो हमने समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में जिंदगी समझ के चुना और उनको 111 सीटों से तक पहुंचाया। और उनके गठबंधन को, जिसमें राजभर साहब भी हैं, वो राजभर साहब हैं कि जो 7 दिन में 9 पार्टियां बदलते हैं और मेरे ख्याल से
कीर्तिमान स्थापित कर देंगे 2-4 साल आप में, सुनिए। वो गठबंधन और पार्टियां बदलने ठीक है, का। वो आपके घर उनसे का तो मसला है। भरोसा- अब आपने लोहियावाद का जिक्र किया था, आपने कहा था मिश्रा जी ने मैं अपमान कर दिया। लोहियावाद पे ही ला रहा हूं। नहीं मैं पठान लोहियावाद पे ला रहा हूं। पठान साहब, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू हमारे साथ आप गठबंधन में जुड़ जाइए। आप गठबंधन आप राजनीतिक किसके साथ बनाएंगे कुछ नहीं, लेकिन हाँ, पहली डिबेट में आपने हमारा दिल जीत लिया, लेकिन चलते चलते लोहिया का जिक्र आपने किया, तो लोहिया जी को प्रणाम करते हुए एक वाक्य सुनाता हूं आपको लोहिया जी का। अश्वनी शाही जी, आप लोग सब विद्वान लोग हैं, जो मैंने पढ़ा सुना, मैं उस वाक्य का जिक्र कर रहा हूं, शायद हो सकता है किताबों में गूगल पे मिल जाए आपको। फर्रुखाबाद से पर्चा भरने जा रहे थे लोहिया जी, तो जब वो पर्चा भरने जा रहे थे, तो आप लोगों की तरह आज के लोहियावादी तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर आया और घर पे ही हेलीकॉप्टर उतर गया, लैंड कर गया, है ना। तो वो इटावा उतरे, तो साथी जो थे उनके, तो उनसे उन्होंने पूछा कि अब आगे कैसे जाएंगे, लोहिया जी ने पूछा। तो साथियों ने कहा कि ये जीप खड़ी है, इस जीप में जाएंगे। ओपन जीप थी, ओपन जीप थी। तो उन्होंने कहा कि भैया कौन इतना सक्षम है हमारी पार्टी में, ये जो ओपन जीप लेकर आ गया। तो उन्होंने बताया कि ये मांस का कारोबारी है, उनके साथियों ने बताया ये मांस का कारोबारी है। तो उन्होंने 2 लात मारी जीप में, बोले बस पे जाएंगे, इनकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आज जब आपके यहां मीटिंग भी होती है ना सर, मीटिंग, तो वो इतनी महंगी महंगी क्रॉकरी होती है, इतनी महंगी महंगी क्रॉकरी होती है, जिसमें पता चल जाता है कि लोहियावाद क्या है। लोहिया के नाम पर हेलीपैड बन गए, नेता बन गए, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर दी, लेकिन कहते हैं कि लोहिया जिंदाबाद। लोहिया के सिद्धांतों पर चलो, ये थे लोहिया के सिद्धांत। उन्होंने उस जीप को लात नहीं मारी थी, देश के सामने एक उदाहरण पेश किया था। आज आप लोग मतलब ये कि राजनीतिक दल, वो आप लोगों के पास सब आते होंगे, अश्वनी शाही जी के पास भी फूलों का गुलदस्ता लेकर आते होंगे, और दीप जी के पास भी आते होंगे, और आपके पास भी जो कार्यकर्ता आते हैं कि एक फोटो खिंचवा लो साहब हमारे साथ। कभी उनसे पूछ के देखा ये 500 रुपए का गुलदस्ता लेकर कहां से आते हो इतनी महंगाई में? कभी पूछ के देख लेना, इतना ही पूछ लेना, फिर वो 500 रुपए कहां से इकट्ठे करता है आपको समझ में आ जाएंगे। आपकी फोटो ही चौराहे पर जाकर भेज देता है वो। तो इसलिए लोहिया, वो भी निपुण हो गया। हाँ, ये हकीकत बता रहा हूं सर मैं, ये लोहिया के सिद्धांतों पर चलो। लोहिया जी, उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम। तो ये वो महापुरुष हैं जिनके नाम पर आप लोग वोट मांगते हैं। माफ करिएगा आपके दिल को अगर चोट पहुंचाई हो, लेकिन मैं सच बोलने का आदी हूं, यह हकीकत है। थैंक यू सो मच अश्वनी शाही जी। बस इंतजार मत करवाइए, बस कल को आप बोले कि कल को आप बोले कि भैया आपने कॉमन सिविल कोड बोल दिया, राम मंदिर का ऐसे पढ़ो, 101 माला जपो राम मंदिर के नाम की, फिर लेंगे पार्टी में। अब ऐसा भी मत। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। At GLA University,